स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिंदी ए, जो कि एमआईएल सब्जेक्ट होता है आपका। और आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश एमआईएल लेता है तो उसको सेमेस्टर 2 में हिंदी एमआईएल पढ़ना ही पड़ता है। तो यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, और उसमें जो आज का यूनिट फर्स्ट में से जो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि है हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास, ये हम करने वाले हैं। और ये डीयू एसयूएल और एनसीवेब सभी बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इकाई 1 की अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, जिसमें से हमने जो पहला टॉपिक था आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास, ये हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का परिचय एवं विकास। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो पिछले अध्याय में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे संस्कृत से आगे बढ़ते 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 और लास्ट में हिंदी भाषा हमारे सामने आई। और जैसे कि आपके सामने एक शॉर्ट आपको एक रिवीजन बता दूं, जैसे कि संस्कृत, फिर पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश बहुत सारे, फिर अलग अलग अपभ्रंशों से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। और हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है। और फारसी में जो है, ठीक है, जो संस्कृत की सा ध्वनि है, यानी कि फारसी भाषा में क्या होता है, जो सा होता है उसको हा बोला जाता है, ठीक है। सा को हा पढ़ा जाता है और बोला जाता है। इसलिए जो सिंध था उसको हिंद पढ़ा गया, और सिंधी जो थी उसी से फिर हिंदी बनी। एक तो ये इतिहास हम देख सकते हैं, ठीक है, हिंदी वर्ड का। और देखते हैं क्या है इसमें। शब्दार्थ की दृष्टि से हिंद यानी कि भारत, भारत को हिंद भी कहा जाता है। अगर आपको पता हो हम कहते हैं जय हिंद, ठीक है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से हिंद कि किसी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखें, जैसे कि वर्ड मीनिंग देखें, जैसे कि जो सिंध, फिर उसको हिंद बोला गया, हिंद मतलब इंडिया, ठीक है। फिर वहां पर जो अंदर बोली बोली गई, सॉरी, जो अंदर भाषा बोली गई उसको क्या बोला गया, हिंदी, ठीक है। कि मतलब जो भी भाषा बोली गई भारत के अंदर उसको हिंदी कहा गया, अगर हम मीनिंग की दृष्टि से देखें। और हिंद जो है शब्द संपूर्ण भारत का पर्याय बनकर उभरा, ठीक है। यानी कि हम भारत को हिंद भी कहने लगे और आज तक कहते हैं। इसी हिंद से फिर हिंदी शब्द बना, ठीक है। हिंद में बोले जाने वाली भाषा हिंदी, ठीक है। इस तरीके से हिंद से हिंदी शब्द बना। और आज हम जिस भाषा को हिंदी के रूप में जानते हैं वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि आधुनिक आर्य भाषाएं बहुत सारी हैं, जिसमें से हिंदी भी एक आधुनिक आर्य भाषा है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल में इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। हिंदी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे बोली जाती है। हिंदी उस विस्तृत भाषा का नाम है जो कि बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। हिंदी यहाँ यहाँ तक बोली जाती है। और हिंदी की बहुत सारी बोलियां भी हैं और उपभाषाएं भी हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि उपभाषा कौन सी है और बोलियां कौन सी है, क्योंकि बहुत जगह आपको बुक्स में देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलियां कौन सी हैं और उपभाषाएं कौन सी हैं। और इनमें से कुछ अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई, ठीक है। बहुत सारी बोलियां ऐसी थी जिनमें बहुत सारे साहित्य में मतलब बहुत सारी चीजें लिखी गई, जैसे ब्रज भाषा में, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी कविताएं लिखी गई, अवधि में लिखी गई। तो इसी तरीके से हिंदी की बहुत सारी बोलियां भी हैं और उपभाषाएं भी हैं। अब देखते हैं हम। और हिंदी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को हम हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जहां जहां पर मतलब हिंदी जिन जिन क्षेत्रों में बोली गई, जहां जहां तक हिंदी फैली, उन उन क्षेत्रों को क्या कहा गया, हिंदी भाषी क्षेत्र, यानी कि जहां हिंदी बोली जाती हो। तो उपभाषाएं जो है हमारी, सबसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है इसके अंदर 5 बोलियां आती हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। उपभाषा जो है हमारी वो पश्चिमी हिंदी है और इसके अंदर 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से एक है खड़ी बोली, दूसरी है हरियाणवी जिसको हम बांगरू भी कहते हैं, मतलब और भी रूप है हरियाणवी के, और ब्रिज भाषा, और कन्नौजी, और यहाँ पे बुंदेली, ठीक है। तो ये 5 बोलियां हैं। उपभाषा कौन सी है, पश्चिमी हिंदी। आपको यही चीज याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी, ठीक है, जिसके अंदर 3 बोलियां आती हैं। पहली है अवधी, दूसरी है बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। 2 भाषाएं हो गई और उनकी बोलियां हो गई। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी,
जयपुरी और मेवाड़ी, जिसको मारवाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तीन उपभाषाएं हो गई और उनकी बोलियां बता दी मैंने आपको। चौथी उपभाषा है बिहारी। ठीक है, बिहारी हिंदी भी जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं, जो कि एक है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, मगधी भी कहा जाता है इसे, और ये तीन बोलियां आती हैं। तो टोटल हमारी चार उपभाषाएं हो गई, और पांचवी और आखिरी उपभाषा है पहाड़ी। ठीक है, जिसको पहाड़ी हिंदी भी कहा जाता है, और इसके अंदर तीन बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, तो ये टोटल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि पांच उपभाषाएं होंगी हमारी, और उसके अंदर जो बोलियां होंगी वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली उपभाषा से, जो कि है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी सर्वाधिक प्रमुख उपभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपकी उपभाषा है हिंदी की। और ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी जहां जहां पर बोली जाती है, वो है दिल्ली, ब्रज का जो इलाका है, ठीक है, हरियाणा का, कन्नौज का और बुंदेलखंड का। यहाँ पे जो है पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। और ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य लिखा गया है, ये आप सबको पता होगा। ब्रज भाषा बहुत फेमस जो है एक उपभाषा, या आप कह सकते हो बोली के रूप में आई है। और इसके अंदर पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं, जो मैंने आपको अभी बताई भी थी, उसमें से वो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। आइए अब एक एक करके इन बोलियों को भी अंदर से देखते हैं। मैंने आपको उपभाषा के बारे में बता दिया है। अब पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली आपने सुना होगा। ये जो है ज्यादातर बोली जाती है मेरठ के आसपास, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर और रामपुर। इन इलाकों में खड़ी बोली जो है उसमें लोग आपस में बातें करते हैं या बोलते हैं। और साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य बहुत समृद्ध है, मतलब खड़ी बोली में बहुत काव्य लिखा गया है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और आपने देखा होगा कबीर जो लिखते थे वो भी खड़ी बोली का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से खड़ी बोली के अंदर ये चीजें आती हैं। दूसरी जो बोली है वो है ब्रजभाषा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो कि उपभाषा है, इसकी दूसरी बोली है ब्रजभाषा। और ब्रज भूमि में बोले जाने ये वाली ये भाषा है। ठीक है, जो ब्रज भूमि का इलाका है, जैसे कि मथुरा और वृंदावन, आगरा, मैनपुरी, फरुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, यहाँ पे जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। और सूर, ठीक है, सूरदास, बिहारी, देव, घनानंद, ये कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने मतलब पूरे रीतिकाल में, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की ब्रजभाषा में। और जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ये मतलब सारे ऐसे कवि थे जो बहुत महान कवि रहे अपने टाइम के, जिन्होंने ब्रजभाषा में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी। उसके बाद अगली जो आप देखोगे ब्रजभाषा की विशेषता है, वो है कि व्याकरणिक दृष्टि से, ठीक है, अगर हम व्याकरण की बात करें ग्रामेटिकली, तो उसमें ओ और औ, ठीक है, ये करांत इसकी विशेषता है। इसमें औ और औ का बहुत इस्तेमाल होता है इस ब्रजभाषा के अंदर, इस शब्द का। और जैसे कि इसके कुछ उदाहरण है, गयो, भलो, कहियो। ठीक है, ये ब्रजभाषा के कुछ उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी अगली बोली है। इसके अंदर ये जो कन्नौजी है, इसके जो मेन इलाके हैं जहां ये बोली जाती है, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इटावा, फरुखाबाद, शाहजहांपुर आदि। ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं जहां पे कन्नौजी बोली जाती है। और कानपुर, हरदोई में भी कन्नौजी जो है इसको बोली जाती है। यह जो है कन्नौजी, ये ब्रज भाषा और बुंदेली के बीच का क्षेत्र है, यानी कि ब्रज भाषा और बुंदेली जो जो है बोलियां, उनके बीच में कन्नौजी जो है इसका इलाका आता है बोलने वालों का। और इसका कुछ उदाहरण आपके सामने है, जैसे कि खोटो, छोटो, मेरो, बैठो। ये सब क्या है, उदाहरण है कन्नौजी बोली के। और क्या है, अब देखते हैं बुंदेली। बुंदेली एक और बोली है हिंदी की, और बुंदेलखंड की बोली को बुंदेली कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का जो इलाका है वहां पर ये बोली जाती है। और भी इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि झांसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद और भोपाल। ठीक है, यहाँ पे बुंदेली बोली जो है वो बोली जाती है। हरियाणवी एक और इंपॉर्टेंट बोली है, और ये हरियाणा प्रदेश की बोली को जो है हरियाणवी कहा जाता है। जो हरियाणा का जो इलाका है, वहां पे जो लोग बोली का इस्तेमाल करते हैं वो हरियाणवी कहलाती है। और यह बोली जो है दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी बोली जाती है, नजफगढ़ साइड चले जाओ, या और भी मतलब बहुत सारे इलाके हैं। करनाल में बोली जाती है, रोहतक में बोली जाती है, अंबाला आदि जिलों में ये जो है हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी थोड़ी सी सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है, लोग हरियाणवी सॉन्ग्स भी सुनते हैं। और हरियाणवी को जो है दो भागों में हम बांटते हैं, एक है उत्तर हरियाणा की भाषा और एक सॉरी बोली, और एक है दक्षिण हरियाणा की बोली। अब इसमें डिफरेंस क्या है,
देखो, जो दक्षिण हरियाणा में जो बोले जाने वाली बोली है उसको हम ठेठ हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, जो दक्षिण यानी कि साउथ जो हरियाणा है वहां पे ठेठ हरियाणवी बोली जो है उसको बोला जाता है। और ठेठ हरियाणवी बहुत हार्ड होती है समझने में, और कई बारी जो उत्तर हरियाणा में रहने वाले लोग हैं वो भी नहीं समझ पाते कि ठेठ हरियाणवी में बोल क्या रहा है सामने वाला। ठीक है, और इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे रूप है हरियाणवी के, जैसे कि बांगर, बांगरू। ठीक है, ये भी कुछ बोलियां इसी के अंदर आती हैं। दूसरी अब हमारी जो इंपॉर्टेंट उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी। अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या क्या आता है। पहले हम पूर्वी हिंदी को समझते हैं। पूर्वी हिंदी के अंदर तीन बोलियां आती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है और इसके अंदर तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी का हिंदी में बहुत विशेष स्थान है क्योंकि इसमें बहुत साहित्य लिखा गया है। तुलसीदास ने मतलब तुलसीदास ने बहुत कुछ लिखा है, और जो रामचरितमानस जैसी जो कृतियां हैं वो भी पूर्वी हिंदी में जो है मतलब लिखी गई। और देखते हैं इसमें क्या है। पूर्वी हिंदी की अब हम बोलियों की बात करते हैं। तो पहली बोली है इसमें अवधी। अवधी जो है अवध की बोली है, जो अवध का जो इलाका है वहां पे बोले जाने वाली जो बोली है वो अवधी है। और इसके जो मेन इलाके हैं जहां पर अवधी बोली जाती है वो है लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और फतेहपुर। ठीक है, यहाँ पे जो है अवधी बोली जाती है। और जो राम भक्ति शाखा है यानी कि जो श्री राम से जुड़े हुए जो काव्य जो लिखे गए या मतलब इसमें साहित्य जो लिखा गया, उसका मेन जो सेंटर रहा, जो केंद्र रहा, वो अवध का मंडल ही है। यानी कि अवधि में ही ज्यादातर आपको राम जी से जुड़ी हुई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। और इसके जो प्रमुख कवि हैं अवधि के वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली बोली है बघेली। और बघेल खंड जो कि इलाका है वहां पे जो बोली बोली जाती है उसको बघेली कहा जाता है। और बघेली के अंदर जो है रीवा, जबलपुर, मांडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं। इन जगहों पर जो है बघेली बोली जाती है। और बघेली में लोक साहित्य बहुत लिखा गया है, यानी कि जो लौकिक साहित्य होता है, जो लोक मतलब एक मतलब आप देखोगे ना गांव के लेवल पे या छोटे लेवल पे जो साहित्य लिखा जाता है वो बहुत ज्यादा लिखा गया है बघेली लेवल पे। और अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में क्या है कि छत्तीसगढ़ की बोली को हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं। जो छत्तीसगढ़ इलाका है वहां पे जो बोली बोली जाती है उसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये बोली जाती है, जैसे रायपुर में, बिलासपुर में, इन जिलों में छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी उपभाषा है सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख उपभाषा है और राजस्थानी उपभाषा में चार बोलियां आती हैं, मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, जिसको मेवाड़ी भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया। अब हम इनको एक एक करके इनकी बोलियों को देखेंगे राजस्थानी की। सबसे पहली आपको एक चीज और बता दो राजस्थानी के बारे में कि जो रासो साहित्य है, ठीक है, जब हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, रासो साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक मतलब मॉडर्न टाइम तक भी राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर बहुत प्रभाव रहा है। बहुत कुछ लिखा गया है राजस्थानी में। अब हम देखते हैं इसकी पहली बोली जो कि है मेवाती। मेवाती जो है राजस्थान के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। जो उत्तर नॉर्थ साइड का जो बॉर्डर है राजस्थान का, वहां मेवाती का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रमुख उपबोली अहीरवाटी है, यानी कि बोली की भी एक उपबोली है। ठीक है, मेवाती की भी उपबोली है जो कि है अहीरवाटी। और प्रमुख क्षेत्र जो है जहां मेवाती बोली जाती है वो है अलवर, भरतपुर और गुड़गांव। इन इलाकों में मेवाती का इस्तेमाल किया जाता है। अगली जो बोली है मालवी। मालवी जो है दक्षिणी राजस्थान की बोली है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है जहां मालवी बोली जाती है वो है दक्षिणी राजस्थान का बूंदी और झालावाड़ सॉरी उत्तरी मध्य प्रदेश के मंदसौर का जो इलाका है, इंदौर और रतलाम, ये जो जिले हैं यहाँ पे मालवी बोली जाती है। और मालवी जो बोली है ये गुजराती और पश्चिमी हिंदी के बीच की बोली है। और अगली जो है बोली वो है जयपुरी। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा की अगली जो बोली है वो है जयपुरी। जयपुर इसका सेंटर है, यानी कि जयपुर सिटी जो है वो केंद्र है इसकी, इस कारण इस बोली को जयपुरी कहा जाता है। इस बोली को ढूंढाली भी कहा जाता है। और जो जयपुरी का मेन इलाका है जहां ये बोली जाती है वो है जयपुर का इलाका, कोटा का इलाका और बूंदी का इलाका। ठीक है, यहाँ पे जयपुरी जो है बोली को बोला जाता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बोली है मारवाड़ी। इसको याद रखना क्योंकि राजस्थान की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी है और इसका केंद्र मारवाड़ है, जो मारवाड़ का जितना भी इलाका आता है। प्रमुख क्षेत्र अगर हम देखें जहां पर मारवाड़ी बोली जाती है वो है जोधपुर का इलाका, बीकानेर का इलाका, जैसलमेर का और उदयपुर का। और हिंदी साहित्य की वीर गाथाएं जितनी भी हैं वो मारवाड़ी में ही लिखी गई हैं ज्यादातर। और मीरा का जो काव्य है, मीरा, आप मीरा की कविताएं पढ़ेंगे तो मीरा का जो काव्य है वो मारवाड़ी में ही उन्होंने लिखा है। और अगली जो उपभाषा है वो है बिहारी। ठीक है,
बिहारी, बिहारी हिंदी भी कहते हैं इसे, और इस उपभाषा का केंद्र बिहार है। सेंटर इसका मतलब जो है बोली जाती है जहाँ पे ये बिहार है, इसलिए इसका नाम बिहारी कहा जाता है इस उपभाषा को। और बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां आती हैं, ठीक है। पहली है भोजपुरी, दूसरी है मगही और तीसरी है मैथिली। अब हम एक एक करके बिहारी उपभाषा की बोलियों को समझेंगे। तो पहली है भोजपुरी, आपने सुना भी होगा, भोजपुरी गाने भी होते हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली एक बोली है वो भोजपुरी है, ठीक है। और बिहार का जो भोजपुर जिला है, भोजपुर नाम से एक जगह है, वहां का इसका ये सेंटर है, मतलब भोजपुरी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम देखें प्रमुख क्षेत्र जहां जहां पे जो है भोजपुरी बोली जाती है वो है बलिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंपारण, सहारन और भोजपुर। यहाँ पे भोजपुरी को बोला जाता है। और आज के टाइम पे भोजपुरी फिल्मों ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। अगर भोजपुरी को अगर कोई फेमस करता है तो वहां की फिल्में हैं, वहां के गीत हैं, जो कि नेशनल लेवल पे भोजपुरी को फेमस कर रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। और अगली इसकी बोली है मगही। मगही में क्या है कि जो मगध प्रदेश है, जो मगध के आसपास का इलाका, वहां पे ये बोली जाती थी, ठीक है, बोली जाती है। और इसका नाम मागधी भी है। और यह बोली के रूप में बिहार का जो पटना का इलाका है, गया का इलाका है, उन जिलों में बोली जाती है। नेक्स्ट है मैथिली, ठीक है, बिहारी उपभाषा की एक और इंपॉर्टेंट बोली। मैथिली जो है ये मिथिला प्रदेश की भाषा है, ठीक है। और इस भाषा का नाम मैथिली है। इसको बोली भी समझो और इसे भाषा भी आप समझ सकते हो, क्योंकि ये इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसका पहले मैं आपको बता दूं क्षेत्र कौन कौन सा है, मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है। उत्तरी बिहार में, पूर्व बिहार यानी कि चंपारण का इलाका, और मुजफ्फरपुर में, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। और मैथिली का सबसे पहला प्रमाण रामायण में हमें मिलता है। जी हाँ, रामायण के अंदर जो त्रेता युग में मिथिला नरेश जो राजा जनक थे, आपको याद हो, तो वहां की ये राज्य भाषा थी मिथिला की, ठीक है। तो मैथिली का इतिहास काफी पुराना रहा है। और मैथिली में जो है इसकी अपनी एक लिपि भी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अगर मुझे बता सकते हो मैथिली की लिपि क्या है, तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप ढूंढ के मुझे बताओगे। और जो विद्यापति कवि हैं उनको मैथिली साहित्य का सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, मतलब विद्यापति जी बहुत फेमस है इसमें। और भारत की जो साहित्य अकादमी है उन्होंने मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा जो है 1965 में दे दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। पांचवा जो हमारा जो है, यानी कि जो पांचवा टॉपिक, यानी कि जो पहाड़ी जो उपभाषा है, ठीक है। इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से है, यानी कि जो पहाड़ी इलाके हैं भारत के, उत्तराखंड का इलाका हो गया, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो गया, ये यहाँ की उपभाषा है। और इसके अंदर 3 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो सबसे पहले हम कुमाऊनी बोली को समझेंगे कि ये क्या है। तो पहाड़ी उपभाषा की पहली बोली कुमाऊनी। ये कुमाऊं जो नाम की जगह है, कुमाऊं खंड में बोले जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा है। और उत्तराखंड की उत्तरी सीमा इसका केंद्र है, यानी कि जो उत्तराखंड का जो नॉर्थ का बॉर्डर है वहां पे ये बोली जाती है। और इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ और चंपावत, यहाँ पे ये बोली जाती है। इसके प्रमुख साहित्यकार अगर हम देखें जो कुमाऊनी में जिन्होंने कुछ रचना करी है वो है सुमित्रा नंदन पंत जी और शेखर जोशी जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है बोली वो है गढ़वाली, ठीक है। पहाड़ी उपभाषा की अगली जो बोली है वो है गढ़वाली। और उत्तराखंड का जो गढ़वाल का जो इलाका है वहां पे ये गढ़वाली बोली जाती है। और अगर इसके प्रमुख क्षेत्र देखें कहां कहां पर बोली जाती है, वो है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और दक्षिणी नैनीताल, तराई, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, इन सब जो जिलों में और क्षेत्रों में गढ़वाली बोली जाती है। और गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है, जो यानी कि ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखें या एक पर्टिकुलर उसी जगह के लेवल पे इन्होंने बहुत अपना अच्छा साहित्य लोगों ने लिखा है, ठीक है। वहां का लौकिक साहित्य, लोक साहित्य आपको देखने को मिलेगा। और गढ़वाली के अंदर जो मेन साहित्यकार है वो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी, वीरेन डंगवाल जी और मंगलेश डबराल जी, ठीक है। तो यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। नेपाली जो बोली है उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेन था मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।